Assalamu alaikum. My name is Afsa Yasin and today we are starting our course Public International Law. Firstly, we will go through that what is Public International Law. I hope we will have great time with this course. So what is definition of international law? The definition of international law is the body of the rules which civilized states observe in their dealings with each other. These rules being enforced by each particular state according to its own moral standard or convenience. So these rules being enforced by each particular state according to its own moral standard or convenience. So what does international law means? बहुत आसान अल्फाज में अगर हम देखें तो इंटरनेशनल लॉ का मतलब है कि ऐसी बॉडी ऑफ रूल्स कि एक सेट ऑफ रूल्स है जो कि सिविलाइज्ड स्टेट ऑब्जर्व करती हैं, सिविलाइज्ड स्टेट उसको फॉलो करती हैं जब भी वो एक स्टेट किसी दूसरी स्टेट के साथ अपने रिलेशनशिप्स को मेंटेन कर रही होती है. Okay, these rules being enforced by each particular state according to its own moral standard or convenience. कि हर ये रूल जो है वो हर स्टेट बेसिकली अपनी स्टेट के मोरल के अकॉर्डिंग, अपनी स्टेट के स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग, अपनी स्टेट की कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग बेसिकली वो रूल सेट करती है. In the word of T.G. Lawrence, rules which determine the conduct of general body of civilized state in their mutual dealings. कि ये वो रूल्स हैं जो बेसिकली सिविलाइज्ड स्टेट्स फॉलो करती हैं जब भी उनके आपस के रिलेशंस को मेंटेन किया जा रहा होता है. सो रूल्स जो हैं वो बेसिकली किसी भी स्टेट के कोड ऑफ कंडक्ट को डिटर्मिन करते हैं. ये एक ऐसी जनरल बॉडी है जो सिविलाइज्ड स्टेट लाइक वो स्टेट्स जो रूल्स एंड रेगुलेशंस पे बिलीव करती हैं, जो कल्चरल स्टेट्स हैं, वो अपनी म्यूचुअल डीलिंग्स के दौरान लाइक एक स्टेट दूसरी स्टेट के साथ अपने रिलेशन बिल्ड करने के दौरान या ट्रेड रिलेशंस मेंटेन करने के दौरान इन्हीं रिलेशंस पे इन्हीं लॉस पे फोकस कर रही होती है. Now, what is public international law? Public international law commonly referred to as international law. कि international law ही basically public international law है, which basically governs the relationships between and among entities with international legal personality. कि ये law दो डिफरेंट स्टेट्स या दो डिफरेंट एंटिटीज के दरमियान रिलेशंस मेंटेन करने के काम आता है. और इसमें पब्लिक इंटरनेशनल लॉ एक ऐसा लॉ है जो बेसिकली दो स्टेट्स के आपस के रिलेशंस को मेंटेन करने के लिए ये ज़रूरी होता है. जाहिर है आपने जब किसी दूसरी स्टेट के साथ रिलेशनशिप मेंटेन करने हैं तो किसी एक स्पेसिफिक लॉ के अकॉर्डिंग, किसी स्पेसिफिक लीगल पर्सनालिटी के अकॉर्डिंग यू विल मेंटेन द रिलेशनशिप. ये रिलेशनशिप दो सॉवरन स्टेट्स के दरमियान होंगे. Sovereign states means those states who are independent about their decisions. No one can interfere in their internal matters ultimately, and the state can't interfere in the internal matters of any other states. And other international actors, वो कोई भी international actors हो सकते हैं, that can be like globalization or any of the factor, such as intergovernmental organizations, like ऐसी organization जो कि गवर्नमेंट के साथ काम कर रही होती हैं. इंडिविजुअल नेचुरल पर्सन. द लीगल पर्सनालिटी एट्रीब्यूटेड टू दीज एंटिटीज मीन्स दे हैव राइट्स, प्रोटेक्शन, रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड लायबिलिटीज अंडर इंटरनेशनल लॉ. इसका ये मतलब है कि जब भी एक स्टेट किसी दूसरी स्टेट के साथ अपने रिलेशनशिप मेंटेन कर रही है तो उसे दूसरी स्टेट के राइट्स का, उसकी प्रोटेक्शन का और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देखनी है, आपने अपनी लायबिलिटीज़ देखनी है कि जब भी हम किसी दूसरी स्टेट के साथ अपने रिलेशनशिप मेंटेन कर रहे हैं तो हमें किन चीज़ों का जो है वो बेसिकली ख्याल रखना है. What are the things that we have to consider whenever we are maintaining relationship with any other state? So there are four significant sources of international law
आर्टिकल 38 ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है वो बेसिकली एक्सप्लेन करता है कि जी इंटरनेशनल लॉज के जो है वो सोर्सेज कौन कौन से हैं। सबसे पहले है जी इंटरनेशनल कन्वेंशंस के जो डिफरेंट कन्वेंशंस ऑर्गेनाइज किए जाते हैं बिटवीन डिफरेंट स्टेट्स। वो इंटरनेशनल कन्वेंशंस जो हैं वो बेसिकली आपको इंटरनेशनल लॉ प्रोवाइड करते हैं, बिकॉज दीज कन्वेंशन बेसिकली डिसाइड दैट अल्टीमेटली आगे उन स्टेट्स ने आपस में अपने रिलेशंस किस तरह से मेंटेन करने हैं, कौन से रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे, कौन से सेट ऑफ वैल्यूज होंगी, कौन से हम क्या कह सकते हैं एट्रीब्यूट्स होंगे जिनको बेसिकली फॉलो करते हुए अल्टीमेटली स्टेट्स मूव करेंगी। जैसे ये जिनेवा कन्वेंशन है जो बेसिकली इंटरनेशनल लॉ के लिए बहुत स्पेशल बहुत इम्पॉर्टेंट सोर्स है। ये इंशाल्लाह हम डिटेल से पढ़ेंगे। इसके अलावा डिफरेंट ट्रीटीज हैं जो डिफरेंट स्टेट्स आपस में साइन करती हैं। These treaties are also an important source for the international law. Then international customs. Ultimately, every state has its own customs and its own values. So ultimately, whenever one state is maintaining its relation with another state, the state have to consider or have to respect the customs of that other states, कि उसके कस्टम्स को किसी भी तरीके से वो स्टेट नुकसान ना पहुंचा रही हो, उसके कस्टम्स को किसी भी तरीके से जो है वो डिग्रेड ना किया जा रहा हो, क्योंकि जाहिर है कस्टम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी स्टेट। देन जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ विच आर रिकग्नाइज्ड बाय द सिविलाइज्ड नेशंस, कि कुछ जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ हैं जो कि सिविलाइज्ड नेशंस ने डेवलप किए हुए हैं, जो डेवलप्ड नेशंस ने बेसिकली डेवलप किए हुए हैं, कि आपको जब भी किसी दूसरी स्टेट के साथ अपने रिलेशनशिप मेंटेन करने हैं तो यू हैव टू कंसीडर दोज लॉज। देन जुडिशियल डिसीजंस एंड टीचिंग्स ऑफ द मोस्ट हाईली क्वालिफाइड पब्लिसिस्ट्स। अच्छा जी, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जितने भी डिसीजंस लिए जाएंगे उन डिसीजंस के बेसिस पे भी इंटरनेशनल लॉ जो है वो मेंटेन होता है। कि फॉर एग्जांपल एक ऐसा केस आया जो कि ऑलरेडी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का जो आइडेंटिफाइड लॉ है उसमें मौजूद नहीं है, तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का जो फैसला होगा, वो जो वर्डिक्ट होगी, नाउ दैट विल बी द कोड ऑफ कंडक्ट, कि अब आगे दैट विल बी कंसीडर्ड एज द लॉ, कि अगर उस तरह का केस दोबारा हो जाता है तो वो नहीं सेम जो है वो सिनेरियो पे उस केस को हल किया जाएगा। सो एंड द टीचिंग्स ऑफ द मोस्ट हाईली क्वालिफाइड पब्लिसिस्ट, और उसके अलावा वो जो हाईली क्वालिफाइड हमारे पॉलिटिशियंस हैं, हमारी जो पब्लिक पर्सनालिटीज़ हैं, वो भी बेसिकली डिसाइड करती हैं कि हाउ इंटरनेशनल लॉ विल अल्टीमेटली वर्क, or how we will maintain the relations between two states on the basis of law. Then scope of international law. Scope of international law is extended to all the free and independent nations, कि कोई भी स्टेट जो फ्री है और जो इंडिपेंडेंट है अल्टीमेटली वहाँ पे इंटरनेशनल लॉ इम्प्लीमेंट होता है। According to international law, all the states, whether they are small or big, they enjoy the same status. कि इंटरनेशनल लॉ के अकॉर्डिंग अगर कोई स्टेट बड़ी है या छोटी है, वो सेम स्टेटस जो है वो एंजॉय करेगी। लाइक नो प्रिंसिपल ऑफ लॉ, किसी भी के लिए भी लॉ जो है ज़्यादा प्रिंसिपल या ज़्यादा अथॉरिटेटिव नहीं है। कोई भी शख्स जो है वो उस लॉ की बाउंड्रीज को क्रॉस नहीं कर सकता। किसी के लिए वो लॉ ये नहीं कि ये लॉ इस शख्स पे इम्प्लीमेंट होता है और इस पे नहीं होता, या इस स्टेट पे इम्प्लीमेंट होता है स्टेट पे इम्प्लीमेंट नहीं होता बिकॉज ये छोटी स्टेट है। तो नो, दिस इज नॉट लाइक दैट। चीफ जस्टिस मार्शल बेसिकली सेड दैट principle of law is mutually acknowledged, then the perfect equality of the nation, Russia and Geneva have equal rights. It results from this equality that no one can rightfully impose a law on other. कि अगर हम ये एक्नॉलेज करते हैं कि लॉ जो है वो एक प्रिंसिपल जो है वो कोड ऑफ कंडक्ट है जो बेसिकली सबके लिए इक्वली इम्पोज होगा, चाहे वो रशिया है चाहे वो जिनेवा है, दोनों की इक्वल राइट्स हैं।
और कोई भी उनकी इन राइट्स को डिनाई नहीं कर सकता, इन राइट्स को चैलेंज नहीं कर सकता। What disciplines of international law are relevant to humanitarian assistance? के कौन कौन से disciplines हैं जो कि humanitarian assistance से belong करते हैं, जिनमें basically हम इंसानों के हकूक की भी बात करते हैं। First one is international humanitarian law. We will study in details all of these law. International human rights law, international refugee law, international criminal law, international disaster response law, rules and principles. These are all are basically a kind of we can say the entities which are responsible to implement law related to the human nature or related to the philanthropist in the different states. So we will ultimately study all of these things in detail. Then following is the more comprehensive division of the context of the international law. अगर हम इसको फर्दर डिवाइड करें तो लॉज, इंटरनेशनल लॉ का मतलब है वो लॉ जो बेसिकली स्टेट को गवर्न करेगा ड्यूरिंग पीस टाइम, लॉ विच बेसिकली गवर्न स्टेट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ वॉर, एंड लॉ विच बेसिकली गवर्न स्टेट्स इन द रिलेशन ऑफ न्यूट्रलिटी, कि पीस में, वॉर में, और जब आपके रिलेशंस न्यूट्रल हों, देयर इज नथिंग गुड, देयर इज नथिंग बैड, अल्टीमेटली इन तमाम सिचुएशंस में द लॉ that basically works for the states, that basically benefit the state, ultimately that is international law. So yes, these are all the things or all the contents which we will follow in these lectures or in this course, inshallah. Thank you so much. I hope to see you in the next lecture, and we will study it, these whole international law and all the conventions and everything in detail in next